कुछ समय पहले आप लोगों ने सोनम और राज रघुवंशी वाला केस तो देखा होगा, जिसमें जो सोनम होती है राज रघुवंशी को पहाड़ों में ले जाती है और वहाँ से अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसको निपटा डालती है। आज की जो ये घटना है ये उससे भी कहीं 10 कदम आगे है। क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पर एक माँ और बेटी एक ही युवक के साथ घूमा फिरा करती थी और एक साथ मिलकर वो हरकत भी किया करती थी जो एक शर्मनाक हरकत होती है। और दोनों को एक दूसरे के बारे में पता था कि माँ और बेटी दोनों एक ही साथ युवक के साथ हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक युवक को उन दोनों ने बांटा हुआ था, माँ बेटी ने, और ऐसी डिमांड होती है, अंत में डिमांड के चलते हुए युवक की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है, उसको रास्ते से मिटा दिया जाता है। क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। इन वीडियोस से हमें घर गृहस्थी की और हमारे समाज के अंदर देश दुनिया में क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है तेलंगाना का एक जोगुलंबा जिला पड़ता है, उसके अंदर गढ़वाल थाना क्षेत्र है और उस गढ़वाल थाना क्षेत्र के अंदर यह घटना घटित होती है। यहाँ पर तेजेश्वर नाम का एक लड़का रहा करता है जिसकी उम्र 25 साल है और उसके घर में माँ बाबा हैं, उसका छोटा भाई है, एक बहन भी है, शादीशुदा है। अब जो तेजेश्वर होता है वह एक कंपनी में काम करता है और उस कंपनी में उसका काम क्या होता है, खाली प्लॉट जो होते हैं उनकी नपाई करना, उनकी डिज़ाइन बनाना, नक्शा बनाना, तैयार करना, इस तरह का उसका काम होता है उस कंपनी के अंदर। तो अच्छी तरह से वह नौकरी में लगा हुआ है और कोई बेचारे के अंदर कोई ऐब नहीं है, अच्छा लड़का है। अब अच्छा लड़का तो है तेजेश्वर, अब उसके घर वाले उसकी शादी के लिए एक लड़की ढूंढते हैं और उस लड़की का नाम होता है ऐश्वर्या, जिसकी उम्र होती है 22 साल। ऐश्वर्या के साथ उसकी सगाई कर दी जाती है 13 फरवरी को और शादी होनी थी 18 मई 2025 को। अब सगाई इस लड़के की हो चुकी है और जो ऐश्वर्या है जिसकी उम्र 22 साल है, उसके घर में उसके माँ और उसका पिता है और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल ज़िले की वह रहने वाली है और उसकी माँ का नाम होता है सुजाता और सुजाता 40 साल की उम्र की है। अब ये सारा मामला यहाँ पर हमें पता लग चुका है। उसके बाद जब सगाई हो जाती है तो दोस्तों आपको पता है आजकल के दौर में एक दूसरे का फ़ोन नंबर ले लिया जाता है। फ़ोन पर घंटों घंटों तक यह लोग बातें करने लगते हैं, जो तेजेश्वर होता है अपनी होने वाली पत्नी ऐश्वर्या से, और बातों ही बातों में इन दोनों को इतना गहरा प्यार हो जाता है। दोनों को तो नहीं कह सकते, लेकिन तेजेश्वर को इस ऐश्वर्या से बहुत ज़्यादा गहरा प्यार हो जाता है और इसी तरह से अब मामला चल रहा होता है। और दोस्तों अब क्या होता है, 13 मई का दिन आता है। 13 मई को जो यह लड़की होती है ऐश्वर्या, यह घर से गायब हो जाती है और इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। उसके बाद जो ऐश्वर्या की माँ होती है सुजाता, वह तेजेश्वर के पास फ़ोन करती है और कहती है, बेटा ऐश्वर्या पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, लड़ झगड़ कर गई थी और पता नहीं उसका कहीं अता पता नहीं मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों तेजेश्वर जो होता है वह अपनी होने वाली पत्नी की जब गुमशुदगी के बारे में सुनता है, अपने घर वालों को बताता है, तो घर वाले एकदम से सतर्क हो जाते हैं और घर वाले कहते हैं कि अब उस लड़की से हम तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे जो शादी से पहले ही भाग गई है। तेजेश्वर कहता है, नहीं बाबा, वो भागी नहीं है, शायद कोई ना कोई परेशानी ज़रूर रही होगी। और तेजेश्वर उसको हर जगह ढूंढने लगता है, कहीं भी उसका अता पता नहीं मिलता है। तभी दोस्तों ढूंढते ढूंढते काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और फिर वह लड़की अचानक से 16 मई को घर पर आ जाती है और घर पर आने के बाद अब वह तेजेश्वर के पास फ़ोन करती है कि मैं घर पर हूँ और तुम मुझे कहाँ पर ढूंढते घूम रहे हो। तेजेश्वर को जब यह पता चलता है कि उसकी होने वाली पत्नी ऐश्वर्या घर पर आ चुकी है तो तेजेश्वर तुरंत ही उसके घर पर पहुँचता है बाइक लेकर के और वहाँ जा कर के कहता है कि ऐश्वर्या आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम घर को छोड़कर चली गई। अब जो ऐश्वर्या होती है वह रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ऐश्वर्या की आंखों में आंसू आते हुए देख करके जो तेजेश्वर होता है वह पूछ बैठता है कि आखिर मामला क्या है, मुझे सच सच बताओ। मेरे घर वाले तो यह कह रहे थे कि भाई अब उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़का है। इस बात को सुनने के बाद ऐश्वर्या उसके सामने और ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि मेरी लाइफ में कोई लड़का नहीं है, बस परेशानी यहाँ पर थी शादी के लिए मेरी जो माँ है और मेरे पिताजी हैं वो इधर उधर से पैसे कर्जे पर उठा रहे हैं और मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, ये किस तरह से उन पैसों को चुकाएंगे और जो मेरी शादी में खर्च हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर यह बात सुनने के बाद जो तेजेश्वर होता है उसको भी बड़ा तरस आता है कि इसके माँ
माँ बाप दुखी हैं, और माँ बाप दुखी हैं तो वह बताती है कि माँ बाप से मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, तुम दहेज के लिए इतना कर्जा ले लोगे तो फिर उसके बाद चुकाओगे कैसे। तो माँ बाप से मेरा झगड़ा हो जाता है। इसी बात पर माँ बाप कहते हैं शादी तो तुम्हारी करनी पड़ेगी, और कर्जा भी होगा उसे देखेंगे क्या होगा, जो भी कुछ होगा। इसी बात पर गुस्सा होकर मैं बाहर चली गई थी और अपनी एक सहेली के घर पर रह रही थी। अब तो यह बात जब तेजेश्वर के सामने कही जाती है, तेजेश्वर समझता है कि यार ये तो बहुत बड़ी बात है और कर्जा ले रहे हैं लोग, तो तेजेश्वर एकदम से उसको अपने गले लगा लेता है, उसके आंसुओं को पहुंचता है और कहता है कि मैं एक भी रुपया दहेज का नहीं लूँगा, सिर्फ शादी के जोड़े में ही तुम्हें अपने घर पर ले जाऊँगा, और तुम्हारे माँ बाप से भी कह देता हूँ। वह उसके माँ बाप से भी कह देता है कि मुझे एक रुपया भी शादी में नहीं चाहिए, एक रुपये का दहेज भी नहीं चाहिए, बस अपनी लड़की को बस जो कपड़े पहनाने वो कपड़े पहना देना। अब तो यहाँ पर माँ बाप ठीक है खुश हो जाते हैं, और तेजेश्वर अपने घर चला जाता है और घर जा कर के अपने माँ बाप से कहता है कि मम्मी पापा वो इसलिए भाग गई थी क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके माँ बाप बहुत सारा कर्जा ले रहे हैं, और वह कह रही थी कि मुझे ऐसी शादी नहीं करनी जिसमें मेरे माँ बाप कर्जमान हो जाएं, और फिर कब तक कर्जा चुकाएंगे क्योंकि मेरा कोई भाई तो है नहीं। अब यह बात सुनने के बाद जो तेजेश्वर के घर वाले होते हैं वे भी सोचते हैं कि शायद वह लड़की ठीक है, पर फिर भी वह लोग तेजेश्वर से कहते हैं कि हम उसके साथ अब तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, तुम उसको छोड़ दो। लेकिन जो लड़का होता है तेजेश्वर वह कहता है नहीं, मैं उस लड़की को चाहने लगा हूँ, उसके बगैर मैं मम्मी पापा रह नहीं सकता, और शादी तो उसी के साथ मेरी करनी होगी आप लोगों को। बेटे के द्वारा मजबूर किए गए माता पिता अब उस लड़की से अपने बेटे की धूमधाम से शादी करते हैं 18 मई 2025 को। और शादी होने के बाद जो दुल्हन होती है ऐश्वर्या, वह जैसे ही घर आती है तेजेश्वर के, तो एक रात के अंदर ही यानी कि एक ही दिन के अंदर वह बदल जाती है। 19 मई को उसका चेहरा अलग था और वह पूरे दिन फ़ोन पर लगी रहती है, ना ही पति का ध्यान रखती, ना ही पति से बातचीत कर रही होती है। अब यह सारा सिस्टम देख करके तेजेश्वर सोचता है कि आखिर इसको हुआ क्या है जो ये मुझसे भी बात नहीं कर रही है। उसके बाद उससे बात करने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि तुम ये बताओ शादी को 10 दिन गुजर चुके हैं और तुम फ़ोन में बिजी रहती हो, क्या करती हो इस फ़ोन में, मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। अब दोस्तों इस बात पर जो लड़की होती है ऐश्वर्या उल्टा झिल्ला जाती है, और अब यहाँ पर तेजेश्वर और उसके बीच में थोड़ी सी तू में होती है। अब दोस्तों इसके बाद जो माँ बाप होते हैं तेजेश्वर के, वे तुरंत कह देते हैं कि देखो हमने कहा था ना यह लड़की ठीक नहीं है, यह गलत लड़की है, अब ये दिन रात फ़ोन में लगी रहती है। क्या मतलब है इसका फ़ोन में लगने का, क्या घर का काम नहीं है, क्या इसको अपनी गृहस्थी नहीं चलानी, क्या इसको हमारे साथ कोई मतलब नहीं है, या इसको हमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये घर वालों की बात तेजेश्वर को सही होती प्रतीत आ रही थी। उसके बाद दोस्तों और समय गुजरता है। अब धीरे धीरे समय गुजरते गुजरते अब आ जाता है 17 जून, और दोस्तों 17 जून को तेजेश्वर अचानक से घर से गायब हो जाता है। जब तेजेश्वर घर से गायब हो जाता है तो घर वालों को चिंता होती है। छोटा भाई अपने भाई को ढूंढता हुआ घूम रहा होता है, लेकिन कहीं भी तेजेश्वर का आता पता नहीं मिलता है। यारी रिश्तेदारियों में खूब फोन किए जाते हैं, लेकिन कहीं भी तेजेश्वर का आता पता नहीं था। उसके बाद छोटा भाई और पिता पुलिस थाने में जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि हमारा बेटा गायब हो गया है और वह पता नहीं कहीं चला गया, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। पुलिस FIR दर्ज करती है, और FIR दर्ज करने के बाद अब दोस्तों पुलिस उसकी लोकेशन देखती है, लेकिन तेजेश्वर की लोकेशन तो गांव से निकलते ही बंद हो गई थी। पता नहीं क्यों बंद हो गई थी। अब पुलिस के सामने भी ये बहुत बड़ी एक चुनौती होती है। उसके बाद पुलिस वाले घर वालों से पूछते हैं कि तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक है। तो जो माँ बाप होते हैं तेजेश्वर के, वह तुरंत अपनी जो नई नवेली बहू है उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं, उसके ऊपर शक जताते हैं कि इसने कुछ ना कुछ करवाया होगा हमारे बेटे के साथ, क्योंकि यह इसके चाल चलन ठीक नहीं है। अब तो उसके बाद पुलिस को एक क्लू मिल चुका था, और वो था क्लू ऐश्वर्या की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। कॉल डिटेल्स से पुलिस को पता चलता है कि एक बैंक के कर्मचारी के पास, एक बैंक का कर्मचारी था, उसके पास तकरीबन 2000 बार ऐश्वर्या ने फ़ोन किया था अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर। अब तो ये बहुत बड़ी संख्या में फ़ोन किया गया था, तो ये बहुत बड़ी एक शक की बात थी। अब दोस्तों पुलिस और कुछ पता लगाती है, तो इस लड़की की लोकेशन, ऐश्वर्या की लोकेशन और उस बैंक कर्मचारी की लोकेशन, कुछ दिन पहले जब ऐश्वर्या शादी से पहले भागी थी तो इन दोनों की लोकेशन कहीं दूर दराज के इलाके में एक साथ थी 2 दिन के लिए। तो पुलिस को यह भी पता लग जाता है कि ये इस बैंक के कर्मचारी के साथ भागी थी शादी से पहले, जिसमें वह बता रही थी कि मेरी माँ बाप को
जो बहुत सारी दहेज देना पड़ेगा इसलिए मैं रूट करके चली गई थी, वो रूट कर नहीं गई थी, वो भागी थी उस बैंक के कर्मचारी के साथ। अब पुलिस के सामने बहुत सारे पत्ते खुल जाते हैं और उसके बाद दोस्तों अब सीधा वह ऐश्वर्या को पकड़ लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। ऐश्वर्या से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ऐश्वर्या बताती है कि मैंने ही उसकी हत्या करवाई है। पुलिस वाले पूछते हैं कि उसकी लाश कहाँ है। ऐश्वर्या बताती है कि उसकी लाश आंध्र प्रदेश के नंददयाल जिले के अंदर एक पन्यास पड़ता है, पन्यास के जंगलों में उसकी लाश पड़ी हुई है। अब तो यह बात जब लोगों के सामने खुलकर आती है तो घर वाले भी दहाड़े मार मार करके रोने लगते हैं और पुलिस अपनी कार्रवाई में आगे की तरफ जुट जाती है। पुलिस तुरंत उन जंगलों में जाती है और वहां जाकर लाश को ढूंढा जाता है तो लाश वहीं पर झाड़ियों में पड़ी हुई थी और लाश के साथ बहुत बुरा, मतलब उस आदमी के साथ बहुत बुरा व्यवहार बर्ताव किया, फिर कह सकते बहुत बुरा उसके साथ किया गया था। सारी लाश लहू से भीगी हुई थी, लाल रंग से। उसके बाद दोस्तों उस लाश को काबू में लिया जाता है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उसके बाद ऐश्वर्या से फिर से पूछताछ की जाती है कि सच सच बताओ मामला क्या है। तो यहाँ पर जो ऐश्वर्या होती है वो राज खोलती है। वह बताती है कि 3 साल पहले हमारे घर में एक बैंक कर्मी आया करता था और उसकी माँ के साथ उसका अफेयर था। तो वह घर में जैसे ही आया करता था, उसकी माँ के साथ वह कमरे में बंद रहा करता था। तो यह लड़की समझ जाती है कि मामला क्या है। कुछ दिन के बाद इसका भी अफेयर उस बैंक मैनेजर के, जो बैंक कर्मचारी होता है उसके साथ हो जाता है। बैंक का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी सही नहीं लगती हैं, कोई बैंक बदनाम हो। और उसके बाद उस बैंक कर्मचारी के साथ इस लड़की का भी अफेयर हो जाता है। माँ को भी पता लग जाता है कि उसकी बेटी भी उसी के साथ मुँह काला कर रही है, उसके प्रेमी के साथ ही। अब तो यहाँ पर माँ बेटी दोनों बारी बारी अपनी जो भी उनकी कसक होती है उसको मिटाया करती बैंक मैनेजर के साथ। और इसी तरह से ये मामला चल रहा था और यहाँ पर पता इस लड़की के पिता को भी था। और अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है तो अब जो इसके माता पिता होते हैं वह इस लड़के को देख लेते हैं, तेजेश्वर को, क्योंकि तेजेश्वर के जो घर वाले थे रिश्ता ढूंढ रहे थे। अब जो पिता होता है लड़की का वह देखता है कि भाई तेजेश्वर के माँ बाप के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तेजेश्वर जॉब में लगा हुआ है, वो भी कमाता है और काफ़ी प्रॉपर्टी है इनके पास। अगर मैं अपनी लड़की की शादी इसके साथ करवा देता हूँ तो उसके बाद प्रॉपर्टी समझो हमारी ही। अब यहाँ पर वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हारी हम शादी करवाएंगे तेजेश्वर नाम के लड़के से, बस एक बार तुम उससे शादी कर लो और उसके बाद फिर हम जो भी होगा वो हम देख लेंगे। लेकिन लड़की पहले तो मानती नहीं है, वह अपने प्रेमी के साथ इसीलिए भागी थी दोस्तों, वह राज़ी नहीं हो रही थी और घर वाले ज़बरदस्ती उसको राज़ी कर रहे थे। लेकिन अब वह लड़की को जब सारी बात बताते हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टी आएगी, शादी कर लो बस और उसके बाद उस लड़के को हम निपटा देंगे। यानी कि ये पूरी प्लानिंग 4 लोगों के बीच में थी। एक तो बैंक का कर्मचारी भी इसमें शामिल था और जो माँ बाप थे वो भी शामिल थे और अब बेटी भी शामिल हो चुकी थी। अब उसके बाद बेटी हामी भर लेती है और फिर यहाँ पर शादी होती है। शादी होने के बाद बेटी एकदम से अपने फ़ोन पर बातचीत करने लगती है, कब करोगे, कब यहाँ से मुझे ले जाओगे और क्या होगा। माँ बाप की प्लानिंग ये थी कि लड़की की शादी तो हो चुकी है, उसके बाद तेजेश्वर को रास्ते से हटा करके जो लड़की के हिस्से में ज़मीन जायदाद आएगी वो फिर हमारी होगी और मज़े से ऐश करेंगे और लड़की जहाँ शादी करना चाहेगी वहाँ पर शादी करवा देंगे। यह पूरी इन सारे लोगों की प्लानिंग थी। अब तो जैसी शादी होती है उसके तुरंत बाद जो माता पिता होते हैं उस बैंक के कर्मचारी को इशारा कर देते हैं और बैंक का जो कर्मचारी होता है वो 4 लोगों को सुपारी दे देता है तेजेश्वर को रास्ते से हटाने की। उसके बाद दोस्तों वह 4 लोग तेजेश्वर के घर पर जाते हैं 17 जून को और उसको कहते हैं कि हमें एक नक्शा बनवाना है, हमारा एक प्लॉट है और आप उस प्लॉट को देख लीजिए थोड़ा सा हमारे साथ चल करके। और उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और कुछ एडवांस भी दे देते हैं और फिर दोस्तों उसको अपने साथ ले जाते हैं और गांव से बाहर ही जाते ही उसके फ़ोन की जो लोकेशन है या फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं और फिर घने जंगलों में ले जा करके, कौन से घने जंगलों में, आंध्र प्रदेश के नंददयाल जिले के पन्यास के जंगलों में जब गाड़ी पहुंचती है तो वहां पर धारदार हथियारों से उसके ऊपर बुरी तरह से प्रहार किए जाते हैं और उसको निपटा दिया जाता है और उसकी डेड बॉडी को वहीं जंगलों में फेंक दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों यह मामला खुलकर सामने आता है। जब यह बात पता चलती है तो घर वाले जो होते हैं तेजेश्वर के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं कि हमने बेटे से कहा था ये लड़की ठीक नहीं है और फिर भी हमारा बेटा इसके में पागल हो गया। अब उनसे रोना ही बनेगा, उसके अलावा वो करेंगे ही क्या। उसके बाद पुलिस अपना काम करती है, इन लोगों को गिरफ्तार करके इनको जेल में डाला जाता है, लड़की को भी, उसके माता पिता को भी और उस बैंक कर्मचारी को भी और उन 4 शूटरों को भी जिन्होंने ये कांड किया था। तो इस तरह से दोस्तों आजकल के दौर में बहुत
आजकल के दौर में बहुत बुरा ज़माना चल रहा है। किस लड़की के साथ शादी करें, किसके साथ ना करें, ये पता नहीं है। बस न जाने क्या से क्या हो सकता है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, अनजान लड़कियों से रिश्ता ही ना करें, शादी ना करें अपने बच्चे की, या फिर अनजान लोगों से। और शादी भी करनी है तो अपनी जानी पहचानी रिश्तेदारी में से करें, क्योंकि वहाँ पर पता होता है कि कौन से इंसान किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई अनजान लड़की है तो उसका क्या पता आपको कि यह किस हद तक जा सकती है और क्या क्या कांड करके आई है पीछे से। तो दोस्तों, बहुत बुरा समय चला हुआ है आजकल। तो जो शादी करने वाले लड़के हैं वो डरे हुए हैं, वो सदमे में हैं एक तरह से, भाई शादी करें भी या ना करें। और आप यकीन मानिएगा दोस्तों, अगले आने वाले 8-10 साल के अंदर अंदर शादियां होना बहुत कम हो जाएंगी और बहुत ही बड़ा परिवर्तन आगे चल के होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो ये लड़कियों के पाँव बाहर की तरफ निकलने लगे हैं, और कुछ लड़के भी ऐसा कांड करते हैं क्योंकि लड़की का अफेयर था लड़के के साथ, तो लड़के भी तो शामिल होते हैं इन कांडों में। अगर अफेयर ना करें किसी लड़की के साथ, और अफेयर कर भी लें तो ऐसा सुझाव ना दें कि पति को रास्ते से हटा दे, तो भी तो ये कांड नहीं होंगे ना। लड़के भी शामिल होते हैं इन चीज़ों में। तो आगे आने वाले दौर में ज़्यादातर लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगी 8-10 साल के बाद, और शादी से लड़के और लड़की परहेज करेंगे, क्योंकि उनको डर बैठ जाएगा, यार कहीं कल को हत्या ना हो जाए। चोखा अच्छा खासा समय कट रहा है, गुजर रहा है, अच्छे से जी रहे हैं, और किसी से शादी करने के चक्कर में क्योंकि उसकी सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और ऊपर से वो कभी भी कुछ भी कांड कर सकती है, और कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये चीज़ें आजकल के दौर में लड़कों के दिमाग में हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़माना बदल चुका है, थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। जानी पहचानी रिश्तेदारी में से शादी करें, ऐसे ही किसी के साथ भी शादी ना करें। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं उन भाइयों के नाम लेना चाहता हूं जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं प्रियांशु सिंह, कह रहे हैं कि ब्रदर एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल्स, थैंक यू ब्रदर, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रियांशु जी। उसके बाद हमारे साथ हैं जानकी गंगवार बहन है, हैप्पी दिवाली भैया जी। हैप्पी दिवाली बहन आपको भी, और सभी दर्शकों को जो भी हमारे वीडियोज़ को देखते हैं सभी को हैप्पी दिवाली, और आपकी दिवाली अच्छे से मने, आप लोग खुश रहें, खुशहाल रहें। कुमार मेरवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं हैप्पी दिवाली जी, हैप्पी दिवाली भाई साहब जी। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दुर्योधन भाई हैं जो कि कहते हैं नमस्ते सर, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, यूपी पनियारा महराजगंज से हमारी वीडियोज़ को देखते हैं। खेमराज भाटी नाइस मोटिवेशनल स्टोरी, राम राम भाई जी। और खेमराज गुज्जर चट्टी जी भी नगर यूपी 16 से हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। पंकज कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। दिलीप राजपूत, जिला खंडवा, गोकुल गांव, भाई साहब राम राम जी, राम राम भाई साहब जी। उसके बाद इब्राहिम लघारी हमारे भाई कमेंट करते हैं, और इब्राहिम लघारी हमारे भाई फेसबुक पर भी हमें देखते हैं हमारे वीडियोस को, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई को। और कह रहे हैं हैप्पी दिवाली टू ऑल हिंदू ब्रदर्स, आई एम फ्रॉम खैरपुर मिर्स सिंध पाकिस्तान, और सिंधु घाटी से। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इब्राहिम भाई, और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं हमारे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। साहब सिंह हमारे भाई जिला बिजनौर, साहब सिंह सरदार, बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद शैलेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, काश वह मुझसे शादी कर लेती, शैलेंद्र कुमार प्रजापति बस्ती, जिला उत्तर प्रदेश। उसके बाद साबुद्दीन में हमारे भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई जो कि पिछले वीडियोज़ में से, हमारे जो वीडियोज़ होते हैं पिछले, उनमें से कॉमिक लाइन निकाल कर कमेंट करते हैं, और आज इन्होंने लिखा है कि बताना क्या है, मैं तो रंडापा काट रही हूँ। जी बिल्कुल, और ये देसी लाइन उन्होंने निकाली है उस वीडियो में से। कई बार मेरे मुंह से निकल जाती हैं, वो कहते हैं ना मुंह से निकल गई, तो निकल जाती है। अपनी जो मातृभाषा होती है, मेरी भाषा ब्रज भाषा है, और तो ये चीज़ें कई बार आ जाती हैं, काम करते करते जैसे ध्यान नहीं रहता है। तो सुशील चौधरी भाई इन चीज़ों को निकालते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। रफ़ीक खान हमारे भाई कमेंट करते हैं। सोनू कुमार कमेंट करते हैं जो कि यूपी 54 डिस्ट्रिक्ट मऊ से हैं, आपकी कहानी अच्छी सीख देती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आदेश कोहली यूपी फिरोजाबाद से हैं, राम राम जी। हैप्पी दिवाली सर जी आपके लिए। सुंदरलाल अहिरवार कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको भी हैप्पी दिवाली। और मोहम्मद कलमुद्दीन हमारे भाई कमेंट करते हैं, लुधियाना से हैं। और उसके बाद हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया दोबारा से हैं, और हरिंदर चौहान कमेंट करते हैं। और सुदेश सर, मैं आपकी सभी वीडियो देखता हूं, मेरा नाम है मोहम्मद मुजाहिद
मेरा भी नाम लीजिए सर, आपका सारा वीडियो अच्छा होता है, लुधियाना पंजाब से हूँ। जी बिल्कुल जी, मोहम्मद मुजाहिद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा और दिवाली अच्छे से मनाएं। उसके बाद दर्शन सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं, खाना एक थाली में खा सकते हैं भाई। जी बिल्कुल जी। उसके बाद हमारे साथ हैं कुछ फेसबुक पर जो हमारे भाई कमेंट करते हैं, उनके भी मैं नाम यहाँ पर ले लेता हूँ, जो लगातार हमारे वीडियोज़ को देखते रहते हैं और बहुत ही सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं रेशमा खान, जब बाइक में पेट्रोल नहीं डाला तो एवरेज कहाँ से देगी, एवरेज कहाँ से देगी। जी बिल्कुल। और उसके बाद साहब सिंह जिला बिजनौर, साहब सिंह जिला बिजनौर से हैं सरदार, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कृष्णा राम जानी जो कि कमेंट करते हैं शानदार बात, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कृष्णा राम जी आपका। उसके बाद अमरीश मंडल कमेंट करते हैं, और भाई कभी तो मेरा नाम ले लिया करो। मैं अमरीश मंडल, आपके जिगर, आपका जिगर, आपका दोस्त, आपका चैनल भगवान करे, खुदा करे बहुत अच्छा हो, और मुझे आपके वीडियोस देखने में मज़ा आता है, एक सीख मिलती है। थैंक यू। अमरीश भाई कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। अशोक कुमार हमारे भाई, जैसा करनी वैसी भरनी। जी बिल्कुल भाई साहब जी। और उसके बाद विजय कुमार, आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, विजय कुमार जी आपका नाम लेता हूं, आप लगातार कमेंट किया करें नए वीडियोस पर। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, हैप्पी दिवाली जी। और उसके बाद नफीस अहमद, हैप्पी दिवाली सुरेश भाई, हैप्पी दिवाली नफीस भाई, आपको भी हैप्पी दिवाली, और सभी भाइयों को जो भी दर्शक हैं। उसके बाद गौतम भाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, गौतम कुशवाहा यूपी 76 और कमलगंज से कमेंट करते हैं। उसके बाद विजय कुमार दोबारा से, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, अजय देवनाथ कमेंट करते हैं, नरेश पाल सिंह कमेंट करते हैं, राम राम सर, राम राम जी। बाबूलाल भाई हैं हमारे, हैप्पी दिवाली सुदेश भाई, हैप्पी दिवाली जी। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, जय श्री राम। मोहम्मद मुनाजी कमेंट करते हैं। उसके बाद सुभाष कुमार कमेंट करते हैं। उसके बाद समाधान पाटिल, भाई साहब तुम्हारा परिवार को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं समाधान पाटिल जी, आपको भी और आपके परिवार को भी हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। रेशमा खान कहती हैं बहन हैप्पी दिवाली जी। और उसके बाद सूरज डी हमारे भाई, राम राम सुदेश भाई, हाउ योर हेल्थ, टेक केयर, योर स्टोरी इज़ वेरी गुड, आई एम सूरज फ्रॉम पीजी, हैप्पी दिवाली, गॉड ब्लेस यू। तो मैं फ़िलहाल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ सूरज जी, और आपको भी मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और उसके बाद सुरेश रावत हमारे भाई कमेंट करते हैं। हाँ, उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव कमेंट करते हैं, हैप्पी दिवाली सुरेश जी, बिहार 28 से, आपको भी मुबारक हो, हैप्पी दिवाली जी। और उसके बाद घूरन दास मेहनत हमारे भाई कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का कमेंट मैं अगले वीडियो में ज़रूर पढ़ूंगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।